तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ओ लेवल का कोर्स, ओ लेवल IGCSE जो भी आप कह लें। इसका कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और फुल डिटेल में थॉरो स्टडी करनी है हम लोगों ने, क्योंकि जितनी ज़्यादा डिटेल्स उतना ही आपके चांसेस होते हैं ज़्यादा स्कोर करने के, स्पेशली 7 मार्क और 14 मार्क वाले क्वेश्चंस में। तो ये जो वीडियो है ये एक्सप्लेनेशन वीडियो है। जो टॉपिक मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ उसकी जो इसी के साथ मैंने एक और वीडियो अपलोड की है, उसमें नोट्स हैं इस टॉपिक के, ठीक है। तो नोट्स अगर आपको चाहिए हैं तो वो वीडियो देख लें, एक्सप्लेनेशन चाहिए है तो ये वीडियो सुन लें। ये जो नोट्स हैं वो मैंने इसी वीडियो पे मतलब है नहीं मैं कुछ एडिट कर सका वो इसीलिए क्योंकि अभी किसी में एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाऊंगा तो एडिट करूंगा सारे जो पावर पॉइंट में मैंने किए हैं, क्या नाम है, नोट्स बनाए हैं, उनको मैं जाके अपनी वॉइस के साथ में उनको मतलब मैं मर्ज कर दूंगा। तो ऐसा ही ये एक्सपोर्ट करने में, सारे काम करने में टाइम बहुत लगता है, इसलिए टाइम कंज्यूम जो है ना वो मैंने नहीं करना है ज़्यादा। मैंने लेस टाइम कंज्यूम करने वाला जो वे है ना उस पर चलना है। तो जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक हम आज वो है रिलीजियस रिफॉर्मर्स। अभी सब सोच रहे होंगे कि भाई इससे पहले भी बहुत से टॉपिक्स हैं तो उससे क्यों नहीं पढ़ा रही है। वो इसीलिए क्योंकि जो पहले टॉपिक्स है वो मुगल्स हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह है, वो इजी हैं, वो इतने हार्ड नहीं है। जो हार्ड टॉपिक्स हैं ना और जो ट्रिकी टाइप है, मतलब है उसकी जो डिटेल्स वगैरह थोड़ी कंफ्यूजिंग है, वो ये सेक्शन 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन फिर भी मैंने सेक्शन 1 के रिलीजियस रिफॉर्मर्स से मैंने स्टार्ट किया है, मैंने बोला यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि थोड़े थोड़े से तो मतलब आसान से हम थोड़े हार्ड की तरफ जाए ना, क्या पता लोगों को इसकी भी ज़रूरत हो। लेकिन ये मुझे कंफर्म है कि मुगल्स की ज़रूरत शायद किसी को ही नहीं होगी क्योंकि वो बहुत आसान है टॉपिक। तो religious reformers, let's start. We have three religious reformers about which we have about whom we have to study. Okay, so first is Shah Waliullah, second is Sayyid Ahmad Shahid Barelvi, and third is Haji Shariatullah. So keep this thing in your mind, and this is a very much important thing that I'm going to tell you. Okay, and this thing is going to help you to score good in your exams. Okay, especially this point will help you to score good in your 7 and 14 mark question. Okay, so ये point है कि जो हमारा टॉपिक है वो रिलीजियस रिफॉर्मर्स है, उसके बाद उसके अंदर जो टॉपिक्स आते हैं ना, शाह वलीउल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह, सैयद अहमद शहीद बरेलवी, इनके अंदर जो टॉपिक्स आते हैं ना जैसे इंट्रोडक्शन, वर्क्स एंड सर्विसेज, ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं ना, इनमें मिनिमम जो आपने पॉइंट्स याद करने हैं वो हैं 4 पॉइंट्स। और वो 4 पॉइंट्स आपने ऐसे याद करने हैं जिनकी डिटेल्स आपको भर भर के आती हों, ठीक है। तो यही चीज़ है, ठीक है। मिनिमम आपको 4 पॉइंट्स आने चाहिए, बट इफ़ अ पर्सन इज़ विलिंग टू मेमोराइज मोर सो ही कैन ऑल्सो learn more points. Okay, this is the thing. तो शाह वलीउल्लाह, ये वीडियो जो है ये शाह वलीउल्लाह पर है। सो लेट्स स्टार्ट। हम जितने भी रिलीजियस रिफॉर्मर्स हैं उनके बारे में हमने पहली चीज़ इंट्रोडक्शन पढ़नी है, दूसरी बिलीव्स उनके पढ़ने हैं, एंड थर्ड थिंग वी हैव टू स्टडी अबाउट देयर वर्क्स एंड सर्विसेज। ओके, सो शाह वलीउल्लाह इंट्रोडक्शन बेसिक पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट ये सब इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन इसको अगर आप इंक्लूड ना ही करें और इसके अलावा कोई 4 पॉइंट्स और लिख दें, इसका 4 मार्क क्वेश्चन आता है ज़्यादातर कि हुआ शाह वलीउल्लाह, मतलब इस तरह के। तो अगर हम इसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह ना भी लिखें ना, डेट ऑफ डेथ, तो डेट ऑफ डेथ, आई एम सॉरी, तो कुछ होने वाला नहीं है इतना। इन दोनों के अलावा अगर 4 पॉइंट्स हम लिख दें तो हमें 4/4 मिल जाएंगे। सो फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ शाह वलीउल्लाह ये है कि ही वॉज बॉर्न ऑन 21 फरवरी 1703। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये हम इंक्लूड कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, हिज रियल नेम वॉज कुतुबुद्दीन। ना ये पॉइंट है जिसमें हम थोड़ी डिटेल्स दे सकते हैं। हिज रियल नेम वॉज कुतुबुद्दीन, शाह वलीउल्लाह वॉज हिज टाइटल। ओके, जो कि इसको दिया गया था, विच वॉज गिवन टू हिम बाय लोकल पीपल। ओके, we can say by locals or we can say by his followers as well. Okay, शाह वलीउल्लाह उसका टाइटल था। और मज़ीद डिटेल देने के लिए हम ये भी लिख सकते हैं कि इट्स एन अरबिक वर्ड, शाह मीन्स द ग्रेट,
वली मीन्स फ्रेंड, उल्लाह मीन्स ऑफ अल्लाह, शाह वलीउल्लाह द ग्रेट फ्रेंड ऑफ अल्लाह। सो ये भी हम लिख सकते हैं मज़ीद डिटेल्स के लिए। इसके बाद जो हमने थर्ड पॉइंट देना है वो इसके फादर का देना है कि द फादर ऑफ शाह वलीउल्लाह वाज शाह अब्दुर रहीम। फिर शाह अब्दुर रहीम की भी थोड़ी सी हम दे सकते हैं आगे डिटेल्स कि शाह अब्दुर रहीम कौन था। शाह अब्दुर रहीम वही था जिसने मदरसा रहीमिया फाउंड किया था, ठीक है, जो कि विच वाज ए रिलीजियस अवेयरनेस सेंटर फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, दिल्ली में ये लोग रहते थे ना, तो मदरसा रहीमिया भी उधर ही था। जो दिल्ली के जो मुसलमान थे ना उनके लिए ये मतलब है एक रिलीजियस अवेयरनेस ने इंक्रीज़ करने का ये सेंटर था। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि ये शाह अब्दुर रहीम जो है, ये जो औरंगज़ेब हैं मीन्स मुग़ल्स हैं ना, उनके जो कोर्ट है उसमें भी इसका, उनका जो एम्पायर है उसमें भी ये इसके फ़ादर का, शाह वलीउल्लाह के फ़ादर का एक हाई पोस्ट था। वो हम कैसे बता सकते हैं, इसकी डिटेल ये है कि शाह अब्दुर रहीम ही वो है जिसने फतवा आलमगीरी कंपाइल की थी, ठीक है, औरंगज़ेब आलमगीर की डायरेक्ट सुपरविज़न के अंडर, ठीक है। और ये जो शाह वलीउल्लाह का फ़ादर है शाह अब्दुर रहीम, यही वो बंदा है जो कि रिलीजियस एडवाइज़र था औरंगज़ेब आलमगीर का, ठीक है। इसके बाद हम शाह वलीउल्लाह के इंट्रोडक्शन में एक और चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं कि 1724 में शाह वलीउल्लाह अरेबिया चला गया था हज परफॉर्म करने, और उधर ही उन्होंने हायर लेवल ऑफ रिलीजियस स्टडीज़ जो हैं उन्होंने की थी। तो ये जो पॉइंट है ये सारे जो रिलीजियस रिफॉर्मर्स हैं उन पे लगता है ये पॉइंट हम इंक्लूड कर सकते हैं। सारे हज का परफॉर्म करने गए थे सऊदी अरेबिया, फिर उधर ही से हायर लेवल स्टडीज़ करके वापस आ गए थे इंडिया, ठीक है। 1724 में शाह वलीउल्लाह गए थे अरेबिया हज करने, और उधर उन्होंने जिस बंदे से स्टडी किया था वो था अबू ताहिर, ठीक है। जो अबू ताहिर था वो वहाँ के कुछ जैसे कि कहते हैं ना हम यूरिडाइट जो नहीं होते हैं, यूरिडाइट जिनके पास कह सकते हैं बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, ठीक है। ये जो बंदा था इसके पास रिलीजियस नॉलेज जो था अबू ताहिर के पास बहुत ज़्यादा था। जैसे कि कह सकते हैं कि हम के टॉप जो मौलवी वगैरह नहीं होते हैं वो, तो जैसे कि इधर हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो लोग देखते हैं वो डॉक्टर इसरार अहमद को देखते हैं, तारिक जमील को देखते हैं, ठीक है। इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा आजकल बड़ा ज़बरदस्त आया हुआ है यूट्यूब पे, ठीक है। तो इस तरह के लोग जिन्हें लोग ज़्यादा देखते हैं, मीन्स लोगों को लगता है कि भाई इनके पास जो बाकी रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनसे ज़्यादा नॉलेज है, तो वो उसी तरह का ये अबू ताहिर था, ठीक है, जिसके अंडर शाह वलीउल्लाह ने स्टडी किया था। तो एक और पॉइंट इसके बाद हम इंक्लूड कर सकते हैं कि 1732 में शाह वलीउल्लाह दिल्ली वापस आ गया था, और फिर क्या हुआ था कि इसके फादर की डेथ हो गई थी, और उसके फादर की जब डेथ हुई थी ना उसके बाद शाह वलीउल्लाह ने मदरसा रहीमिया में प्रीचिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। एक ये जो हम डिटेल है ये हम इंक्लूड कर सकते हैं शाह वलीउल्लाह के इंट्रोडक्शन में। ओके, सो इंट्रोडक्शन इधर ख़त्म हो गया। नाउ लेट्स जंप ऑन द बिलीव्स ऑफ शाह वलीउल्लाह, ठीक है। सो इसके जो पहला बिलीव है वो तकरीबन तकरीबन नहीं, वो तीनों जो हमारे वो हैं रिलीजियस रिफॉर्मर्स हैं उनका यही बिलीव था। और उस वक्त के रिलीजियस रिफॉर्मर्स क्या अभी जो रिलीजियस रिफॉर्मर्स हैं हमारे, उनका भी यही मतलब है, अभी तक यही बिलीव है और सही बिलीव है कि इस्लाम हैड लॉस्ट इट्स ग्लोरी, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। ये सब पे हम मतलब सारे रिलीजियस रिफॉर्मर्स पे हम इंक्लूड कर सकते हैं। सही बात है कि इस्लाम ने ग्लोरी अपनी लॉस्ट कर दी है। जितने भी हम देख सकते हैं अपने जो एम्पायर्स थे, राशिदीन खिलाफत थी, अब्बासिद खिलाफत थी, और अय्यूबिद थी, बहुत सारी थी, ऑटोमन थी, सारी मतलब ख़त्म हो गई हैं। लेकिन हमने जो बात करनी है ना इस टॉपिक में अभी ख़त्म होंगी, लेकिन जो हमने टॉपिक में बात करनी है ना वो हमने जिस वक्त के बंदे पैदा हुए थे ना उस वक्त के रिलेटेड बात, उस वक्त के हिसाब से बात करनी है। तो उस वक्त ऑटोमन एम्पायर था, लेकिन वो भी हम देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था,
जितना वो होता था, ठीक है, उतना नहीं था इन्हीं 70s में 80s में, ठीक है। तो ये फर्स्ट बिलीव है शाह वलीउल्लाह का और सारे रिलीजियस रिफॉर्मर्स का कि इस्लाम हैड लॉस्ट इट्स ग्लोरी, और साथ ही साथ जो मुग़ल एम्पायर था ना इंडिया में, वो भी डिक्लाइन पे ही था, ठीक है। तो सेकंड बिलीफ इसका ये था कि इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट नेसेसरी टू रिवाइव इस्लामिक लॉज इन इंडिया, ठीक है। इस्लामिक लॉज को इंडिया में रिवाइव करना, फिर से क्या कह सकते हैं कि लाना, उजागर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये इसका एक मिशन बन गया था कि इस्लाम में जो हैं इंडिया में जो है इस्लामिक लॉज मैंने भाई रिवाइव करने ही करने हैं, ठीक है। तो इसको ये रियलाइज़ हो गया था कि अगर मुस्लिम्स की जो कंडीशन है, वो अपनी कंडीशन अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं ना, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो इस्लाम से और और जो मतलब है कुरान है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुन्ना, उस सब अपने आप को ना मुसलमान सब इन चीज़ों से कनेक्ट करें। सिर्फ तब ही मुसलमानों की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो पाएगी, वरना नहीं, वरना कोई तवक्को नहीं रखो, ठीक है, किसी भी चीज़ से। ये एक और बिलीफ था शाह वलीउल्लाह का, जिसकी वजह से उसने कहा था कि इस्लामिक लॉज जो हैं वो रिवाइव करना इंडिया में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर मुस्लिम्स अपनी कंडीशंस इम्प्रूव करना चाहते हैं। इसका यही मानना था कि इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, लग्जरियस बन गए मुस्लिम्स, और जो इंडियन कल्चर है, मींस हिंदुस्तानी कल्चर, वो इन्होंने अपना लिया, इसीलिए जो हैं ये डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। तो थर्ड जो बिलीव है शाह वलीउल्लाह का, वो ये है कि जो डिवीज़न है मुस्लिम्स में, इस्लाम में, मींस बहुत सारे डिवीजन्स हैं, लेकिन जो बड़ी दो डिवीजन्स हैं शिया और सुन्नी हैं, ठीक है। तो ये जो बिलीफ था शाह वलीउल्लाह का, यह भाई ये डिवीज़न जो है ना मुस्लिम्स में, ये मुस्लिम्स को कर रही है भाई वीक, ठीक है। तो शाह वलीउल्लाह ने कहा अगर मुस्लिम्स आपस में डिवाइड हो जाएंगे तो ये कैसे दुनिया पे फिर राज करेंगे? ऑफ कोर्स नहीं कर सकते। एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, भाई आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आपका ये बिलीव ख़राब है। सुन्नी अगर शिया को कहेगा आपका ये बिलीव सही नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, सुन्नी आगे से जवाब में शिया को बोलेगा कि भाई शिया आगे से सुन्नी को बोलेगा, सॉरी, कि नहीं भाई आप कैसे, आप ये हो, आप वो हो। तो अगर मुसलमान एक दूसरे से लड़ने लग जाएंगे तो क्या खाक उनकी हालत सही होगी? ज़ाहिर है फिर बाहर के लोग, फॉरेन पीपल जो हैं, जैसे कि ये ब्रिटिशर्स से आ गए थे इंडिया में, इन्होंने आके फिर इन पे कब्ज़ा ही करना था ना। ज़ाहिर है ब्रिटिश की पॉलिसी क्या थी? डिवाइड एंड रूल। डिवाइड करो लोगों को इंडिया के और रूल करो, ठीक है। उनको पता था कि जो नेशन डिवाइड होती है ना, मतलब डिवाइडेड होती है ना, उनमें इत्तेफाक नहीं होता, मुखालिफत बहुत ज़्यादा होती है, बागी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उन नेशंस पे ना मतलब है गालिब आ जाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। तो यही चीज़ है जो कि शाह वलीउल्लाह का बिलीव था कि भाई डिवीज़न छोड़ो, जो है ना एक दूसरे यूनाइट हो जाओ। शिया और सुन्नी दोनों को बोला था कि मुसलमान अपने आप को कहो, शिया सुन्नी छोड़ो और यूनाइट हो जाओ, ठीक है। यही एक तरीका है इस्लाम को वापस रिवाइव करने का और इस्लामिक जो एम्पायर थे उनको वापस इस्टेब्लिश करने का इस दुनिया में, ठीक है। तो इसी मतलब शिया सुन्नी की डिवीज़न को ख़त्म करने के लिए शाह वलीउल्लाह ने बहुत सी सर्विसेज भी दी, वो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो शिया सुन्नी की डिवीज़न है ना, उस वक्त ख़त्म भी हो गई थी वैसे, इस शाह वलीउल्लाह की मदद से, हाँ। तो फोर्थ पॉइंट जो हम इसके बिलीव्स में इंक्लूड कर सकते हैं वो ये है कि मुस्लिम्स एंड नन मुस्लिम्स वुड बिकम इंडिस्टिंग्विशेबल, ओके, सून, ये इसने कहा था। और ये इसने क्यों कहा था, ये इजहार इसने क्यों किया था अपनी इस राय का? वो इसलिए हमें पता है कि औरंगज़ेब से पहले और औरंगज़ेब के बाद और ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बाद जो ये जो मुस्लिम्स थे ना, ये इंडिया में जब आए थे तो इनका जो मतलब है कल्चर था,
सब कुछ जो है ख़ाक में मिल गया था। इंडिया का जो कल्चर था इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल डांसिंग, ये सदियों से जो इंडिया का है कल्चर का हिस्सा है। मुस्लिम्स जब आए थे मुग़ल्स, तो इन्होंने आके ये अडॉप्ट कर लिया था। साथ ही साथ गैम्बलिंग और ड्रिंकिंग, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मतलब है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और औरंगज़ेब के टाइम पीरियड जो है ना रूलिंग का, उसके अलावा जितने भी मुग़ल्स हैं ना, इन सब के दौर में ये चीज़ें थी। ठीक है। तो ये जो है शाह वलीउल्लाह ने इस अपनी बिलीव का इजहार किया कि भाई अभी मुस्लिम्स अगर इसी तरह चलते रहे ना, इसी तरह ये मतलब है आपस में लड़ते रहे जैसे औरंगज़ेब, मतलब औरंगज़ेब क्या, जितने भी मुग़ल्स थे ना, उन्होंने सब ने एक दूसरे से थ्रोन के लिए लड़ा है। वो यही कह रहा था शाह वलीउल्लाह के, अपनी इस राय का इजहार कर रहा था कि अगर मुस्लिम्स लड़ते रहे एक दूसरे से, जो नन मुस्लिम्स हैं उनके कल्चर को अडॉप्ट किया, डांसिंग शुरू कर दी, और गैम्बलिंग, गैम्बलिंग जुए को कहते हैं बेसिकली। गैम्बलिंग मतलब है उन आम हो गया उन लोगों में, ड्रिंकिंग आम है उन लोगों के लिए, कुछ मसला ही नहीं है मुस्लिम्स के लिए। तो भाई पता नहीं चलेगा कि अगर सामने दो बंदे खड़े हुए हैं, उनमें से मुस्लिम कौन है और नन मुस्लिम कौन है। ये नहीं पता चलेगा कि भाई राइट वाला मुस्लिम है या लेफ़्ट वाला मुस्लिम है, या दोनों ही नॉन मुस्लिम है। ठीक है। तो ये शाह वलीउल्लाह ने बोला था, अपनी इस बिलीव का इजहार किया था कि जो मुस्लिम्स हैं और नन मुस्लिम्स हैं ना, वो अगर मतलब मुस्लिम्स नन मुस्लिम के कल्चर पे इसी तरह चलते रहे ना, अपने कल्चर को रिवाइव करने की कोशिश नहीं की ना, तो भाई सून वो अपना रिलीजन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ट्राई भी किया था उसने, उसका क्या नाम है, अकबर ने। ठीक है। और वो बिल्कुल ही मतलब है फिर फ़र्क नहीं ज़ाहिर होगा कि मुस्लिम कौन है और नन मुस्लिम कौन है। ठीक है। ये जो बिलीव थे शाह वलीउल्लाह के, 4 बिलीव्स, ये मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है। पहला जो बिलीव है ना, वो आप जो जितने भी रिलीजियस रिफॉर्मर्स हैं उन पे लगा सकते हैं, सब पे ऐड कर सकते हैं। बाकी जो 3 बिलीव्स थे और उनकी जो डिटेल्स मैंने अभी आपको इतनी ज़्यादा एक्सप्लेन की है, उसको आपने दिमाग में रखना है। ठीक है। सॉरी। तो अभी हम आ जाते हैं वर्क एंड सर्विसेज ऑफ शाह वलीउल्लाह पे। ठीक है। तो भाई इसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था इस्लाम को रिवाइव करने में। और पहली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसने की थी, वो ये था कि इसने कुरान की ट्रांसलेशन पर्शियन लैंग्वेज में की थी, जो कि लोकल ऑफिशियल नहीं, लोकल लैंग्वेज थी उस टाइम पे। ठीक है। लोकल लैंग्वेज मतलब कि जैसे सब बोलते थे ये लैंग्वेज पर्शियन। जितने भी लोकल लोग घूम रहे होते थे ना, मतलब क्या कह सकते हैं उस वक्त के बिजनेसमैन हो गए, ट्रेड्समैन हो गए, या जो भी कह लो। ठीक है। मतलब लोकल जो लोग घूमते थे ना, वो पर्शियन लैंग्वेज में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। साथ ही साथ मुग़ल जो थे वो टर्किश कल्चर के थे, तो उनकी लैंग्वेज ऑफ कोर्स तुर्की की लैंग्वेज होगी। ठीक है। तो वो लैंग्वेज मुग़ल्स ने छोड़ दी थी जब वो इंडिया आए थे, और आके उन्होंने पर्शियन जो लैंग्वेज है ना उसको अडॉप्ट कर लिया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ अरसे बाद उन्होंने फिर उर्दू लैंग्वेज को कोड लैंग्वेज अपना बना लिया था, पर्शियन को भी एबॉलिश कर दिया था। लेकिन स्टिल पर्शियन जो लैंग्वेज थी ना, वो लोकल लैंग्वेज थी उस टाइम। तो ये शाह वलीउल्लाह की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी कि उसने जो ट्रांसलेशन थी होली कुरान की, वो पर्शियन लैंग्वेज में की थी। ये इसकी इम्पोर्टेंस अभी आप ज़रा जानें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी आप किसी आपने यूट्यूब पे क्लिप्स देखी होंगी अरबियों की। ठीक है। अरबी लोग जब कुरान रिसाइट कर रहे होते हैं, तो उनको समझ आ रही होती है कि क्या लिखा हुआ है अल्लाह ताला ने, क्या अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने करना है, क्या कह रहा है कि हमने नहीं करना है। ठीक है। किससे बचना है, किससे नहीं बचना है, क्या हलाल है, क्या हराम है, सारी चीज़ें अरबियों को पता है। और जब डराने वाली आयतें आती हैं, दोज़ख वाली, जहन्नम वाली, या और कुछ कह लो, जो क़यामत का जो ड्रॉप सीन है, वो जो क्या नाम है, उसको एक्सप्लेन करने वाली आयत आती हैं, तो अरबी आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सी क्लिप्स हैं, वो रोने लग जाते हैं। लेकिन अभी आप किसी पाकिस्तानी या किसी बंगाली, किसी और कंट्री के मुसलमान को देखो ना, उसको पता नहीं है, वो लगा रहेगा, लगा रहेगा, लगा रहेगा, पढ़ता जाएगा, पढ़ता जाएगा। कुरान तरावी में भी आप देख रहे होते हो। ठीक है। पढ़ता जाएगा, पढ़ता जाएगा, पढ़ता जाएगा, समझ कुछ आ नहीं रही है, कुछ नहीं हो रहा है, बस पढ़ता गया, नमाज सलाम फेर दिया, ख़त्म। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है।
अभी बंदे को पता तो हो ना, अगर मैं पढ़ रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, हर नमाज में बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुझे रास्ता दिखाओ सीधे, मुझे सीधी राह का रास्ता दिखा मेरे रब। फिर भी अभी समझ उसको आनी नहीं है, तो उसने क्या देखना है कुछ। ठीक है, तो इसकी बहुत इम्पोर्टेंस थी कि कुरान अरबिक लैंग्वेज से ना उसने पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था, जो कि जो लोकल लोग थे ना उस वक्त के, उन के लिए इसने ना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था। तो इसका मैंने बिलीव आपको क्या बताया था, इसका बिलीव था इस्लाम ने ग्लोरी लॉस्ट कर दी, और ये जो इस्लामिक लॉज है ना ये रिवाइव करना चाहता था इंडिया में। सो ये जो उसका बिलीव था वो इसका एम भी था, और ये उसके एम की मतलब है, उसने एम को कंप्लीट करने के लिए ये जो पहली सर्विस दी है ना, वो ये है कि इसने जो कुरान की ट्रांसलेशन है ना वो पर्शियन लैंग्वेज में की थी। ठीक है, सेकंड पॉइंट, उसने तफसीर की थी अहादीस की। अहादीस की तफसीर भी पर्शियन लैंग्वेज में की थी। मतलब जो अहादीस प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनके जो ट्रांसलेशन की थी पहले पर्शियन लैंग्वेज में, उसके बाद एलेबोरेशन की थी पर्शियन लैंग्वेज में ही। ठीक है, तो ये इसकी दूसरी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। और इसकी तीसरी जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी वो ये थी कि भाई जो इसने अहादीस लिखी थी ना, उनको उसकी टॉपिक के हिसाब से अरेंज भी किया था उन अहादीस को, ताकि जो मुस्लिम्स हैं ना उनके लिए मुश्किल ना हो। मतलब अगर कोई मसला है उस पर इस्लामिक गाइडेंस लेने का, ठीक है, मुस्लिम्स को मसला ना हो। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि टीचर हैं आपकी कोई, ठीक है, तो वो आपको एक बुक दे देती हैं। बुक अभी रैंडम है उसमें, ठीक है, पहला पेज है वो स्पोर्ट्स के बारे में है उसका टॉपिक, दूसरा पेज है वो वीडियो गेम्स के बारे में है, तीसरा पेज कर लें कोई कुछ और कर लें, ठीक है, तो तीसरा पेज कर लें मैनर्स के बारे में है। अभी आपको आपकी टीचर ने एक टॉपिक दिया है, बोला है कि ये 100 पेज बुक है, इसमें से इस टॉपिक के बारे में डिटेल्स लेके आओ। अब आप मुझे बताएं कि वो बुक जिसमें सारी डिटेल्स टॉपिक वाइज आती जाएँ, मीन्स एक बुक जो मतलब है किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हो, अभी उस बुक से आपको नॉलेज लेना आसान लगेगा, या जो बुक आपको ओड़ंज ओड़ंज करके दी हुई हो उससे आपको नॉलेज लेना आसान होगा? ऑफ कोर्स जो बुक क्या नाम है मैनेज हुई हुई हो सही तरह, उसमें जो टॉपिक के हिसाब से आपको डिटेल मिली हुई हो, तो उस वीडियो में से ज़ाहिर सी बात है कि आपको नॉलेज निकालनी आसान होगी। ठीक है, तो इसी तरह ये जो शाह वलीउल्लाह ने कंट्रीब्यूशन की थी ना, कि जो उसने अहादीस की तफसीर की थी पहली, और दूसरी एक टॉपिक्स के हिसाब से उन्हें अरेंज किया था ना, ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। इसकी वजह से बहुत से जो मुस्लिम्स हैं ना उनको इस्लाम के बारे में पता चला, और इस्लाम जो है ना रिवाइव होना लग गया। ठीक है, इंडिया में। और अगर हम पाकिस्तान की आइडियोलॉजी भी देखें ना, तो वो भी यही है। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या है? तौहीद और रिसालत। ठीक है, अल्लाह पर बिलीव, वननेस ऑफ अल्लाह पर बिलीव, और रिसालत मीन्स के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बिलीव दैट ही इज़ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। ठीक है, ये जो यही थी आइडियोलॉजी किसकी? पाकिस्तान की। इसीलिए जो रिलीजियस रिफॉर्मर्स के जो वर्क है ना, इसने भी मतलब बड़ा कंट्रीब्यूट किया था पाकिस्तान की उसे क्या कहते हैं इंडिपेंडेंस पे, क्योंकि जो आइडियोलॉजी है पाकिस्तान की वो इसी पे डिपेंड करती है। इसी के साथ साथ ये पैशनेट ऑथर भी था। मैंने जैसा कि आपको बताया कि हदीस पे इसने बहुत सी बुक लिखी थी, वो तो उसकी तफसीर और ट्रांसलेशन ऑफ अहादीस थी ना। इसके अलावा इसने अहादीस की मतलब फ़जीलत के बारे में, या हम कह सकते हैं कि मतलब इसका अहादीस का हमारी जो डेली लाइफ है इसमें रोल क्या है, कितनी इम्पोर्टेंट है ये अहादीस सारी। तो उस पे इसने बहुत सी बुक्स लिखी थी, फ़िक़्ह पे बहुत सी बुक्स लिखी थी। साथ ही साथ इसने और भी बहुत सी बुक्स लिखी थी जो मतलब है ये दुनियावी ज़िंदगी है उससे रिलेटेड थी। ठीक है, इसकी इसी पॉइंट की और एलेबोरेशन करूं और डिटेल्स बताऊं, तो इन टोटल शाह वलीउल्लाह ने लिखी थी 51 इस्लामिक बुक्स।
और भाई ये 51 इस्लामिक बुक्स कोई मतलब है 50 पेजेस या 100 पेजेस, चलो 300 पेजेस कर लो, ये वाली नहीं थी। इसकी एक एक बुक बहुत मोटी मोटी थी। जो कुरान आप देखते हैं ना वो 13 लाइन्स वाला कुरान कितना मोटा होता है, और पेजेस तकरीबन उसमें 500 होते हैं। ठीक है, तो उस जितनी इसने बुक्स लिखी थी 51, और 28 उसने पर्शियन में लिखी थी। और क्योंकि वो अरेबिया से पढ़ के आया था नॉलेज लेके इस्लाम के बारे में, और तो इसने 23 जो बुक्स हैं अपनी वो अरेबिक लैंग्वेज में भी लिखी थी। ठीक है, ये तो चीज़ कंफर्म हो गई। ठीक है कि 28 पर्शियन में लिखी थी, उसका फ़ायदा भी था। जो इस्लाम है वो रिवाइव करने, इस्लाम रिवाइव करने, इंडिया में इस्लाम रिवाइव करने के लिए उसका का फ़ायदा भी था। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया था कि 23 जो अरेबिक में लिखी थी इसने, उसका क्या रोल था, मतलब अरेबिक में इसने लिखी क्यों थी। मे बी पीपल ऑफ अरेबिया के लिए, लेकिन वो तो मुझे नहीं लगता उनको ज़रूरत होगी, उनको तो ज़्यादा नॉलेज है। चलें इसे छोड़ दें, खैर है। तो ये आपने याद रखना है ये डिटेल कि 51 इस्लामिक बुक्स इन टोटल, 28 इन पर्शियन एंड 23 इन अरबिक लैंग्वेज। सो इसके बाद इज मोस्ट फेमस बुक एट दैट टाइम वाज हुज्जतुल्लाह अल बालिगा। ठीक है, तो ये बहुत फेमस बुक थी शाह वलीउल्लाह की। इसमें बेसिकली इसने सुपीरियॉरिटी बताई थी कुरान की, इस्लाम की, और सुन्ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और ये बताया था कि ये कैसे सोर्स ऑफ गाइडेंस हैं इंटायर ह्यूमैनिटी के लिए। ठीक है, और फिर इसकी एंडिंग में बुक की ये भी बताया था कि यही वजह है कि जो इंडिया के अभी मुसलमान हैं ना, वो हैं भाई डिक्लाइन की तरफ। एम्पायर सारी गिर गई, सिर्फ ऑटोमान बची है, वो भी सून गिरी जानी है। ठीक है, ये थी इसकी क्या कह सकते हैं हम, कंट्रीब्यूशन। और जो लास्ट इसकी कंट्रीब्यूशन है वो ये है, और ये भी इसी की डिटेल है कि ये एक पैशनेट ऑथर था। ठीक है, ये जो लास्ट पॉइंट है ये इसी का डिटेल है कि ये एक पैशनेट ऑथर था। और वो ये कि इसने एक और बुक लिखी थी जिसमें इसने डिस्क्राइब किया था डिक्लाइन ऑफ मुगल्स ड्यू टू बिकमिंग लग्जरियस एंड लीविंग इस्लाम। जैसा कि हमें पता है डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, इस्लाम हमें क्या कहता है, इस्लाम हमें कहता है कि यू हैव टू स्टे यूनाइटेड। ओके, इस्लाम कहता है कि भाइयों ने आपस में लड़ना नहीं है। और इस्लाम ख़ास तौर पे जो मुसलमान है ना, उनको तो एक दूसरे से उन्होंने उसकी बुनियाद पर भाई बनाया हुआ है, कलमा तौहीद के बुनियाद पर। ठीक है, तो अगर जो ये होते, क्या नाम है, औरंगज़ेब के सन और बाकी जितने भी थे किंग्स के सन, अगर वो इस्लामिक होते, ठीक है, इस्लामी होते, उनको कुरान हदीस की नॉलेज होती, तो वो एक दूसरे से मेरे ख़्याल में से कभी ना लड़ते। ठीक है, उन्हें पता होता कि लड़ना नहीं है एक दूसरे से, इस्लाम हमें कहता है स्टे यूनाइटेड। और यही एक उसकी एक पावरफुल नेशन की ना वो है बुनियाद है, यूनिटी। ठीक है, दूसरा ये मुग़ल्स लग्जरियस बन गए थे। जैसा कि हमें पता है कि औरंगज़ेब के सन ने ना जो स्टेट अफेयर्स थे उनके, एम्पायर अफेयर्स थे सारा, फाइनेंशियल अफेयर्स हो गए, फॉरेन अफेयर्स कर लो, एम्पायर के जो भी थे ना वो सारे इन्होंने मतलब अपने आप से हटा के ये जो कुछ और लोगों को दे दिए थे, ऐसे लोगों को जिन पर औरंगज़ेब आलमगीर मतलब है भरोसा नहीं करता था, और वो लोग जो है ना अपनी जेबें भरने के पीछे पड़े रहते थे। ये हो गया, लग्जरियस बन गए, ड्रिंकिंग उन्होंने शुरू कर दी, गैमलिंग वो खेलते थे, गैमलिंग वो करते थे। ठीक है, जुएबाजी कह लो, और क्या कह सकते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें मुग़ल्स ने शुरू कर दी थी, लग्जरियस हो गए थे। और ये सारी जो चीज़ें थी ना, ये इस्लाम और कुरान और सुन्ना और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ थी। ठीक है, इसीलिए यही चीज़ जो शाह वलीउल्लाह है उसने अपनी एक बुक में डिस्क्राइब किया था। तो ये हो गई भाई वर्क्स एंड सर्विसेज ऑफ शाह वलीउल्लाह। अभी जो आखिरी में आपको पॉइंट बताने वाला हूँ ना, ये बेसिकली पॉइंट है ही नहीं, इसको आप पूरी एक स्टोरी की तरह याद कर लो, और ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है शाह वलीउल्लाह की। ठीक है, तो मराठास जो थे उस वक्त एक थ्रेट था
मुस्लिम्स, इंडिया के मुस्लिम्स के लिए। मराठास जो थे न्यू ग्रोइंग पावर थी इंडिया की, ठीक है। हमें तो पता ही होगा कि मराठास जो है ना वो औरंगज़ेब आलमगीर के वक्त से ही मतलब है पावर में आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए थे। और हमें पता है कि औरंगज़ेब आलमगीर और उसका क्या नाम है, छत्रपति शिवाजी, ये एक मराठा था। इनके बीच में मतलब है कितना ही स्ट्रॉन्ग राइवलरी थी दोनों के बीच में। कभी कोई बैटल ये शिवाजी जीत जाते थे, कभी कोई बैटल औरंगज़ेब आलमगीर जीत जाता था, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग राइवलरी थी इन दोनों के बीच में। तो शिवाजी के बाद ना बाजी राव जो थे ना इनके मतलब है बहुत से रूलर से जो बाजी राव से शुरू होते थे, बाजी राव एंड होते थे, नाम उनका मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो उनके अंडर में ये मराठा एम्पायर बहुत ज़्यादा मतलब है पावरफुल होता जा रहा था, एक्सपेंड होता जा रहा था पूरी इंडिया में। मुग़ल एम्पायर उस वक्त था इंडिया में, लेकिन बहुत छोटा उसकी लैंड हो गया था, उसको एम्पायर तो भी नहीं कह सकते हैं भाई, ठीक है। तो जो लैंड था मुग़ल एम्पायर का ना वो बहुत ही छोटा रह गया था ये मराठास के वक्त इंडिया में। तो मराठास जो थे वो मुग़ल्स के लिए थ्रेट थे, ग्रोइंग पावर थे, ग्रो किए जा रहे थे। तो अभी आखिर में जो मराठास ने प्लान बनाया था वो ये था कि ये जो इतनी सी भी मुग़ल की ज़मीन रह गई है ना इसको भी ख़त्म कर दो, ये मुग़ल्स को निकाल ही दो, सबको मार दो, इस इंडिया से ना किक आउट कर दो, ठीक है। ये इनका जो आखिरी मिशन था ना मराठास का वो ये था। तो भाई अब्दाली ने अब्दाली कह रहा हूँ, उसे क्या नाम है, शाह वलीउल्लाह ने भाई इस थ्रेट को जो है ना रिकॉग्नाइज़ कर लिया, महसूस कर लिया। और उसने क्या कहते हैं कि मुग़ल्स को सेव करने के लिए अफ़गानिस्तान का जो रूलर था, गवर्नर था उस वक्त, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह दुरानी भी इसे कहते हैं, दुरानी एम्पायर का जो ये था ना रूलर था। तो इसने क्या हुआ, शाह वलीउल्लाह ने इसे लेटर लिख दिया अहमद शाह अब्दाली को, बोला कि भाई आपकी सख्त ज़रूरत है, इंडिया के जो मुसलमान हैं और जो मुग़ल्स हैं ना वो सख्त ही मतलब थ्रेट में है मराठास की वजह से। तो इसने बोला था कि शाह वलीउल्लाह ने अब्दाली को लेटर में ये कहा था कि आपने पहले ही इंडिया में 4 दफ़ा हमला कर दिए लूटने के लिए इंडिया को, ठीक है। तो एक दफ़ा आप जिहाद के लिए भी ज़रा आ जाए ना इंडिया में प्लीज़, ऐसे करके ठीक है। तो अहमद शाह अब्दाली ने बोला ठीक है हम आते हैं। तो शाह वलीउल्लाह को पता था कि मराठा इतने पावर हो गए हैं, इतने पावरफुल हो गए हैं कि जो अहमद शाह अब्दाली है ना ये अकेला नहीं हरा पाएगा इनको, ठीक है। तो इसने इसी के साथ साथ रोहिल्ला चीफ नाजिब खान, ठीक है, इसको भी लेटर्स लिखे, इसको भी परसुएड किया कि आप आओ और जिहाद करो मराठास के ख़िलाफ़, ठीक है, और मुग़ल जो एम्पायर है ना इधर इसको बचाओ। तो ये जो रोहिल्ला चीफ बेसिकली ये रोहिल्ला एक जगह है ना इंडिया में, ये फुल नॉर्दर्न इंडिया है ना उधर ये एक जगह है, मींस कम्प्लीटली चाइना और नेपाल वगैरह इसकी तरफ है ये क्या नाम है रोहिल्ला। मेरा मतलब है कि ये कंप्लीट जो नॉर्थ है ना इंडिया का, फुल एंड बॉर्डर इंडिया का नॉर्थ,